हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए, आज हम कक्षा 6 विज्ञान का पहला अध्याय समझेंगे। अध्याय का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। विज्ञान, अभी आप 6 कक्षा में आए हैं तो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है। जैसा कि पहले आप ईवीएस पढ़ते थे और अब आपको विज्ञान एक अलग से बुक पढ़नी पड़ रही है, तो बुक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और जिसको जानकर आपके मन में बहुत ही जिज्ञासा पैदा होगी। और आपकी बुक का नाम भी जिज्ञासा है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए, विज्ञान का अनूठा संसार, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है, तो इसको हम बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान देखने, सोचने और समझने का एक सशक्त माध्यम है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और कैसे चीजों को समझ रहे हैं। इन चीजों को के बारे में हमें विज्ञान बताता है। यह हमें विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलने में मदद करता है। ऐसी ऐसी चीजें जानने में मदद करता है जो हमने ना कभी देखी है, ना सुनी है, ना समझी है। इसे एक रोमांचक साहसिक कार्य के रूप में भी देख सकते हैं। और विज्ञान हमें हर प्रकृति के वैज्ञानिक विभिन्न आयामों को गहराई से खोलते हैं। हम यह समझने का भी प्रयास करते हैं कि सब कुछ अस्तित्व में कैसे आया। कई बच्चों के मन में होता है कि यह दुनिया कैसे बनी, पहले अंडा आया या मुर्गी आई। बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चनों को हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं विज्ञान। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ अस्तित्व में कैसे आया। यह केवल तथ्यों को याद करना नहीं है, बल्कि उन्हें खोजने की प्रक्रिया है। और जैसे सामाजिक है या और सब्जेक्ट है, उनमें हम जो बातें हैं वो हम एज इट इज उनको रखते हैं, लेकिन उनकी गहराई तक नहीं जाते हैं। विज्ञान हमें गहराई में ले जाना सिखाता है कि क्या चीज क्यों, कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, कैसे और क्यों से आरंभ होता है विज्ञान। प्रश्न पूछना विज्ञान की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सिद्धि है, प्रश्न पूछना। और हमारे जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी यही कहा था कि बच्चों को प्रश्न पूछने दीजिए। बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो आगे नई खोज करेंगे, नया कुछ जानेंगे, सीखेंगे, उनकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी। तो विज्ञान हमें तार्किक रूप से सोचने और कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। अब विज्ञान एक अन्वेषण है, यानी एक्सप्लोरर है। कैसे है? रोमांच पैदा करता है विज्ञान हमारे लिए। हमारे अंदर रोमांच होता है, हम किसी नई चीज को जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, या हर प्रश्न हमें एक नई खोज की ओर लेके जाता है कि नया क्या है। हमें अज्ञात को जानने का साहस और नया सीखने का उत्साह होता है। अज्ञात मतलब जो हमें ज्ञान नहीं, जिसका हमें मालूम नहीं है, उस चीज को जानने की के बारे में हमें बताता है ज्ञान। वैज्ञानिकों के लिए पूरी दुनिया प्रयोगशाला के समान एक लेबोरेटरी है, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ कुछ ना कुछ नया घट रहा है। और वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब जानने के लिए हमें विज्ञान बताता है। और हम प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने वाले जासूसों की तरह काम करते हैं। कि जैसे एक जासूस किसी घटना के बारे में जासूसी करता है, पता लगाता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसने किया है। और यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही विज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इस अंतरिक्ष की भी कोई सीमा नहीं है। ये दुनिया अपार है, आज तक इसको कोई नाप नहीं पाया। यह इस ऐसा ऐतिहासिक कार्य में कभी गलती करने का करके भी सीखने का मौका मिलता है। हम गलती करते हैं और फिर सीखते हैं। जैसे सर आइजैक न्यूटन, जो एक बड़े महान वैज्ञानिक थे, और उन्होंने भी कई बार गलतियां की, लेकिन फिर उससे नई नई चीजें सीखी और अंत में वो
निष्कर्ष पर पहुंचे और इसी कारण आज उनको जाना जाता है। आसमान नीला क्यों दिखता है? ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। छोटे छोटे बच्चों के मन में अनेक प्रश्न होते हैं ऐसे, जैसे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, लोहा पानी में क्यों डूब जाता है, लकड़ी क्यों तैरती रहती है, या पेन की जो स्याही है वो कागज से कैसे चिपक जाती है, कैसे लिख जाता है कागज पर जब हम पेन से लिखते हैं, तो क्या विज्ञान है उसके पीछे। और जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो बिना किसी तार के कनेक्शन की कैसे बात हो पा रही है, ऐसा क्या है मोबाइल के अंदर कि जो हम एक दूसरे की बात सुन पाते हैं। इतनी बड़ी फाइलें, फोटो होती है, वीडियो होती है, हम एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश तक भी हम मोबाइल के द्वारा बिना तारों के, बिना किसी कनेक्शन के भी भेज पा रहे हैं। ऐसा क्या है? तो ये सब सवालों के जवाब भी हमें विज्ञान देता है। बर्फ ठंडी क्यों होती है? पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? क्या चींटियां भी अपनी भाषा बोलती है? आप बताइए, क्या चींटियों की कोई भाषा है? हाँ, होती होगी जरूर, तभी वो एक दूसरे के इशारे समझ पाती है। तो जिस एक रास्ते में चींटी जा रही है तो दूसरी रास्ते चींटी भी उसी रास्ते से जाती है, आपने कई बार देखा होगा। अब हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो किसी ना किसी सामग्री से तो बनी है। जैसे रोटी आटे से बनी है, दही दूध से बना है, तो ऐसे हर वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी है। विज्ञान हमें उन कच्चे माल के बारे में बताता है जिनसे वो चीजें बनी है। हम यह भी सीखते हैं कि भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से वस्तु कैसे बदल जाती है, या किसी प्लास्टिक की बोतल या कोई धातु की चम्मच है या स्टील की चम्मच है, वो अलग कैसे है, क्यों इस आकार में बनाई गई है। आप देखिए बोतल का आकार कैसा है, ताकि हम उसको आसानी से पकड़ सके, उसका मुंह पतला है ताकि हम उससे पानी आसानी से पी सके। हर चीज के पीछे विज्ञान लगा हुआ है। चम्मच है, वो अंदर एक तरफ से दबी हुई है, उसका उसके पीछे विज्ञान है ताकि इसमें हमारा खाना आसानी से समा सके। अब वस्तुओं के गुण उनके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। जैसे कोई चीज किस प्रकार बनी है उसी प्रकार के उसके अंदर गुण आ जाते हैं। और यह जानकारी हमें नई चीजें बनाने में और बेहतर चीजें बनाने में मदद करती है। और यह कोई चीज कितनी मजबूत होगी, कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, इसका रहस्य भी विज्ञान खोलता है। और किस प्रकार हम अच्छी अच्छी मजबूत चीजें, ज्यादा समय तक रहने वाली चीजें बना सकते हैं, यह भी हमें विज्ञान सिखाता है। और दुनिया में कोई भी वस्तु एक दूसरे से अलग नहीं है, सभी वस्तु एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। सजीव और निर्जीव वस्तुएं, उनमें भी एक संबंध होता है। जैसे कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन है या कोई भी मशीन है, उसको चलाता कौन है? इंसान चलाता है, और इंसान के लिए वो काम करती है। जैसे मिट्टी, पानी और धूप, इन सब का भी पौधे के बढ़ने से संबंध होता है। जब पौधे को मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, धूप मिलती है, तब पौधा बड़ा होता है, फल और फूल देता है। तो विज्ञान हमें इन सब अंतर संबंधों को समझाने में मदद करता है। और हम सब क्या है? एक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और जैसे एक मशीन होती है, उससे सभी पुर्जे मिल करके इसी काम को पूरा करते हैं, ऐसे सभी इकोसिस्टम के जितने भी अवयव हैं वो मिलकर एक काम करते हैं, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और हम समस्या को समाधान भी ढूंढ सकते हैं। और जिज्ञासा विज्ञान को प्रेरित करने की मुख्य शक्ति है। यह प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए मजबूर करती है। जिज्ञासा का अर्थ यह है कि किसी चीज को जानने की इच्छा। जो हमारी बुक है उसका नाम जिज्ञासा क्यों रखा गया? क्योंकि इस बुक को पढ़कर हमारे मन में बहुत सारी चीजों को जानने की इच्छा पैदा होगी, और फिर उन प्रश्नों के उत्तर भी जानने की इच्छा पैदा होगी। बिना जिज्ञासा के कोई भी महान खोज संभव नहीं हो पाती। जब तक हमारी किसी चीज को जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम किसी
निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यह ब्रह्मांड जो है इसके रहस्य उनको उजागर करने का भी एक आरंभिक बिंदु है जिज्ञासा। कभी आपने देखा है आसमान में जो तारे हैं उनके अंदर भी कुछ पैटर्न बने होते हैं, डिजाइन बने होते हैं। अगर यदि हम साफ आसमान में कुछ समय तक देखें रात के समय तो आपको कुछ पैटर्न दिखाई देंगे, आपको नई नई चीजें दिखाई देंगी, आप खुद खोज कर पाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये किसी जानवर की आकृति बना रहे हैं तारे मिल करके, किसी पक्षी की बना रहे हैं या किसी वस्तु की आकृतियां बना रहे हैं। तो ऐसी कुछ आकृति बनाने वाले तारों को हम तारामंडल भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। विज्ञान हमें क्यों पूछने के लिए उत्साहित कि यह काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या इसके पीछे विज्ञान लगा हुआ है। इससे समस्या को सुलझाने की इच्छा भी होती है, जिससे कि जिज्ञासा पैदा करती है। अपनी जिज्ञासा को कभी भी मरने ना दें और इसे बढ़ाएं। जब आपके मन में जिज्ञासा होगी तो आप कोई नई चीजें खोजने के लिए उत्सुक होंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। अब किसी चीज को खोजने की वैज्ञानिक विधि क्या होती है, क्या है प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का सही तरीका। वैज्ञानिक विधि का सबसे पहला चरण है उसका अवलोकन करना, यानी उस चीज को ध्यान से गहराई के साथ देखना। जब हम किसी को गहराई से देखते हैं उसको निहारते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए ये चित्र है, इसके अंदर ये बच्चा फूल को अच्छे से देख रहा है, यानी इसका अवलोकन कर रहा है। तो यह देख पा रहा है कि इसके अंदर ये पंखुड़ियां हैं, चारों तरफ व्हाइट कलर की पंखुड़ियां हैं, बीच में येलो कलर का हिस्सा है जिसके अंदर इस तरीके से गूंजे सर होते हैं। और ये पंखुड़ियां हैं, ये सभी पंखुड़ियां एक ही शेप में बनी हुई है, नीचे एक डंडी से जुड़ी हुई है जिसे हम तंतु कहते हैं। तो किसी भी चीज को जानने के लिए पहले हमें उसको अवलोकन करना होगा, उसको अच्छे से देखना होगा। जो भी हमें रुचिकर लगता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है या जिसे हम समझ नहीं पाते, उसे ध्यान से देखें कि ऐसा इसके अंदर क्या है। मान लीजिए आप शुरू शुरू में कोई नई मशीन खोल रहे हैं और उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब उस नई मशीन खोल रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से खोलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप इसको खोल रहे हैं तो खोलने के बाद फिर आपको इसे बंद भी करना है, इसको कंप्लीट भी करना है ताकि ये सही ढंग से काम कर सके। तो आप उसके अंदर बहुत कीन इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत गहराई से इसको देखते हैं, तब आप सीख पाते हैं। अगली बार जब आप उस मशीन खोलेंगे तो आप जल्दी से खोल देंगे और जल्दी से उसको ठीक करके बंद कर पाएंगे। अपनी पांचों इंद्रियों को का उपयोग करके हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, जैसे नाक से, कान से। नाक से हम केमिकल सूंघ सकते हैं, कोई वस्तु है उसका हम जैसे प्याज है उसकी खुशबू से बता सकते हैं कि प्याज है। अगर हमारी आंखें बंद है तब भी हम पता लगा सकते हैं कि अभी हम प्याज सूंघ रहे हैं। गुलाब का फूल हमारे हाथ में है तो हम पता लगा सकते हैं कि गुलाब है। ऐसे ही देख करके किसी चीज को ये क्या चीज है। मान लीजिए हमारा नाक बंद हो लेकिन गुलाब का फूल हमारे सामने है तो हम देख कर बता सकते हैं ये गुलाब का फूल है, ये मैरीगोल्ड है, ठीक है। और टच कर यानी छू कर हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है वो भी बता देगी कि क्या चीज है ऐसी जो हम हमारी आंखों के सामने है, हम छू कर बता सकते हैं। जो अंधे लोग बेचारे देख नहीं सकते वो क्या करते हैं, वो अपनी स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग करते हैं, वस्तु को छू छू करके पता लगाते हैं कि ये क्या वस्तु है। वो नोट जो होते हैं हमारे रुपए कागज के या सिक्के, उनको भी वो छू कर बता देते हैं कि कितने रुपए का। तो ऐसे हमें अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करना है। अवलोकन का मतलब केवल देखना नहीं है, जबकि जो बारीक से बारीक सूक्ष्म विवरण होते हैं उनको भी नोट करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी पौधे को बढ़ते देखना है, चींटियों को चलते देखना है। अब चींटियों की जो गति है, मान लीजिए अब चींटियां जैसे वे एक ही रास्ते से जाती है। अवलोकन हमें ठोस आधार देता है जिस पर हम प्रश्न खड़े कर सके, प्रश्न पूछ सके। हम किसी चीज को जब गहराई से देखेंगे तो उसके बारे में हमें अनेक अनेक प्रश्न आएंगे हमारे दिमाग, और कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलेगा।
अवलोकन के बाद जो दूसरा चरण होता है वो हमें उस पर एक संभावित उत्तर सोचना होता है। ठीक है, विज्ञान हमें अनुमान या परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना मतलब पहले हम किसी के बारे में सोचेंगे ये चीज ऐसी होगी, लेकिन फिर उसके बाद हम उसके पीछे के ज्ञान को देखते हैं और उस पर तर्क रखते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, कैसे है, और ऐसी परिकल्पना होगी जिस पर हम परीक्षण कर सके, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर सके। कोई पौधा सूख रहा है तो क्यों सूख रहा है, कि उसमें पानी की कमी है, या धूप ज्यादा मिल रही है, या पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं। तो जिस चीज के बारे में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते, ऐसी परिकल्पना होनी चाहिए हमारी। यह हमारे प्रयोग को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। जरूर नहीं कि हमारा अनुमान हमेशा सही हो सकता है हम सोच कुछ रहे हैं और कुछ और हो, ठीक है, लेकिन गलत परिकल्पना भी हमें सही रास्ते पर ले जाती कई बार। अब एक्सपेरिमेंट की जब हम बात कर रहे थे, यानी प्रयोग, तो एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, यानी जांच करना, किसी चीज की जांच करना, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और जब कोई चीज उस पर खरी उतर जाती है तो हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमारा सफल हुआ, सक्सेस हुआ। प्रयोग ही विज्ञान में सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रयोग के माध्यम से हम सिद्धांतों को मान सकते हैं कि यह चीज सही है, और अगले दिन अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाती है वस्तु, तो हम कहते हैं ये खंडित हो गया, यानी कि यह चीज सही नहीं है, ये अपने एक्सपेरिमेंट में खरी नहीं थी। एक्सपेरिमेंट हमें किसी वस्तु को करके देखने का अनुभव देता है, और बिना प्रयोग के विज्ञान केवल एक काल्पनिक कहानी बनता रह जाता है। जैसे कि पहले कहानियां होती थी, इंग्लिश में और लिटरेचर में, हिंदी में भी हम कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन हम उन पर यकीन कैसे करें, तो उन कहानियों पर कैसे यकीन हो, तो उसके लिए हम विज्ञान में एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अगर कोई वस्तु एक्सपेरिमेंट में पास हो जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये वस्तु वास्तव में है। और उस इसकी एक और खास बात होती है कि जितनी बार भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी वस्तु के बारे में, तो हर बार वही रिजल्ट आएगा। तो ये सिद्ध करते हैं कि यह वस्तु सही है, ये जो रिजल्ट है, जो परिणाम है हमारे, वो सही है। और लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास एक लेबोरेटरी होनी चाहिए, यानी प्रयोगशाला होनी चाहिए, और उसके अंदर उपकरण भी सही होनी चाहिए और उनका उपयोग सही होना चाहिए। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमें नोट करना चाहिए, और उसके परिणामों को नोट करते हुए अंत में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीजें पता चली, और फिर उनका परिणामों का हमें विश्लेषण करना होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हमें सही उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, और जो हमारी परिकल्पना थी, जैसा हमने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, लेकिन वैसा हुआ या नहीं हुआ। खाली परिणाम हमारी परिकल्पना से मेल खाए या ना खाए ऐसा जरूरी नहीं। यदि हमें अपनी परिकल्पना को बदलने की आवश्यकता है तो हमें बदलनी चाहिए। विश्लेषण हमें नई समझ प्रदान करता है और निष्कर्ष निकालने वाला भी चरण होता है, और विश्लेषण से ही एक वैज्ञानिक सिद्धांत का जन्म होता है। फिर इसी से नए सिद्धांत बनते हैं। हर परिणाम में, चाहे वो सफल हो या असफल, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और यह हमें नई खोज के लिए प्रेरित करता है। बुद्धिमान लोग उत्तरों से ज्यादा प्रश्नों पर ध्यान देते, क्योंकि प्रश्न होंगे तो उनके उत्तर आएंगे, और प्रश्न पूछना बंद कर देंगे इसका मतलब है कि सीखना बंद कर देंगे। तो हमेशा प्रश्न पूछते रहिए। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन महान प्रश्न करता थे, वो बहुत प्रश्न पूछते थे अपने अध्यापकों से, और इसी कारण वो महान वैज्ञानिक बने। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो उतना ही आप जानने की कोशिश करेंगे, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे।
आपकी जिज्ञासा ही आपके भविष्य की सफलता की चाबी है। अब विज्ञान हमें विनम्र भी बनाता है, क्योंकि हम जानते कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो विज्ञान का कभी अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है इसकी। और विज्ञान एक दैनिक जीवन में कैसे हमारे काम आता है, जैसे हम देखते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं, यह हमें कौन बताता है? यह हमें एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान बताता है। यानी अंतरिक्ष का जो ज्ञान है, अंतरिक्ष की जो विद्या है, वो हमें बताता है। पौधे कैसे बढ़ते हैं, हम जब पौधा लगाते हैं छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता पौधा बड़ा हो जाता है। लेकिन यह हमें विज्ञान बताता है कि कैसे बढ़ रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसके फूल आएंगे, फल आएगा, मौसम क्यों बदलता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, ये सब हमें वायुमंडलीय विज्ञान बताता है। तो यह वायुमंडल से संबंधित। बारिश कैसी होती है, बारिश कैसे होती है, ये जल चक्र बताता है। पानी कहाँ जा रहा है, कैसे बारिश हो रही है, कैसे पानी भाप बन गए वो समुद्र से और बादल बन रहा है, फिर वायुदाब की कम वायुदाब के कारण वर्षा होती है, पहाड़ कैसे बनते हैं, ये हमें भू विज्ञान बताता है। जमीन के अंदर क्या क्या है, ये सब भू विज्ञान बताता है। चंद्रमा की जो कलाएं हैं, उसकी आकृति है, वो क्यों बदल रही है, यह हमें अंतरिक्ष विज्ञान बताता है। विज्ञान हमें खाना सही तरीके से पकाना सिखाता है, कैसे पकाएं, किस खाने को पकाएं, किसको ना पकाएं। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हमें पकाकर ही खाने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कच्चे खाए जाते हैं। अब जैसे तरबूज है, उसको हम कभी भी पका के नहीं खाते, हमेशा कच्चा खाते हैं। तो क्यों, क्या है, सब्जियां हैं लेकिन कच्चा खाने वाली चीज है, क्योंकि पकाने से उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके पोषक तत्व वो नष्ट हो जाए। कुछ चीजें पकाकर ही खाई जाती है, जैसे गेहूं है, वो पकाकर खाया जाता है, उसकी रोटी बना के खाते हैं। तकनीकी का उपयोग करना विज्ञान में दिखता है कि जैसे हम आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े डालो अपने आप धुल के आ जाए, रेडी हो जाएंगे, फ्रिज में अपने आप बर्फ जम जाती है। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक सिखाता है, और वो तकनीक आती है विज्ञान से। किसी चीजों को ठीक करना है, विज्ञान सिखाता है कैसे किसी चीज को ठीक करना, कोई चीज बननी कैसे है और ठीक कैसे होती है, ये सब हमें विज्ञान सिखाता है। विज्ञान हमें बीमारियों का इलाज सिखाता है कि किस बीमारी का इलाज कैसे होगा, किस दवाई से होगा, कब कौन सी दवाई देनी है, ये सब हमें विज्ञान सिखाता है। विज्ञान बिजली से चलने वाले उपकरण भौतिकी के नियम पर कार्य करते हैं, यानी फिजिक्स के नियम पर चलते हैं। कपड़े जब हम धोते, कपड़े साफ कैसे हो जाते साबुन लगाने से, क्या है इसके पीछे विज्ञान, यह भी हमें विज्ञान बताता है। और विज्ञान से हम रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। विज्ञान हमें पृथ्वी के पर्यावरण और जीवन के रूप के बारे में सिखाता है, पर्यावरण में क्या है, कैसे संतुलन है, और इन पहलुओं को सीखने में, समझने में हमें पृथ्वी की रक्षा करने में मदद मिलती है। पर्यावरण की रक्षा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण नहीं होगा तो हम भी अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें पर्यावरण की हर समय आवश्यकता होती है। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी विज्ञान बताता है। जैसे हम पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, पानी को व्यर्थ ज्यादा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जल को, भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। जैसे अगर यदि प्रदूषण ज्यादा करते हैं तो उससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, औसत तापमान, और जिसके कारण जो पहाड़ों पर जमी बर्फ, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं, वो पिघल जाएंगे, और पिघलने के बाद वो सारा पानी नदी नालों से होते हुए समुद्र में जाकर के खारे पानी में मिल करके सारा खारा हो जाएगा। तो और इसकी वजह से कई जगह बाढ़ भी आ सकती है। तो इसलिए
पर्यावरण की रक्षा करना भी आवश्यकता है और यह भी हमें विज्ञान सिखाता है। और एक स्वस्थ ग्रह ही भविष्य की पीढ़ियों की असली विरासत है। अगर यदि हम आज अपने पर्यावरण को बर्बाद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण रहने लायक नहीं होगा। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचा कर रखना है, इसलिए सतत विकास जरूरी है, जिसे सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के बहुत सारे जो तरीके वो खोजे जा रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जिसमें खर्चा भी कम होता है और हमें कोई कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल भी नहीं लगाना होता और प्रदूषण कम होता है। हर बच्चा एक ग्रीन साइंटिस्ट बनकर पृथ्वी की मदद कर सकता है और यह प्रकृति के साथ तालमेल बैठा करके जीने के लिए जीना, यही एक सबसे बड़ा विज्ञान है। विज्ञान आपसी तालमेल और सहयोग को भी बढ़ावा देता है। विज्ञान की कोई भाषा या सीमा नहीं होती, यह पूरी दुनिया का। और आज एक खोज कोई बच्चा अगर एक खोज करता है तो यह केवल भारत देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज होगी और उससे आने वाली पीढ़ियां लाभ उठाएंगी। हम अपनी कक्षा में भी एक दूसरे से सीखकर अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। मिलकर किसी काम को करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो वो ज्यादा कामयाब होते हैं। अब मान लीजिए हम नोट पे लिख रहे हैं और लिखा नहीं जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? या तो शाइन खत्म हो गई है पेन की, या सूख गई। कोई पौधा नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या धीमी गति से बढ़ रहा है या तेजी गति से बढ़ रहा है? यह सब हमें विज्ञान सिखाता है। अब विज्ञान का आधार क्या है? विज्ञान जिज्ञासा और प्रश्न पूछने से शुरू होता है। यह दुनिया को देखने का एक नया ही नजरिया है। और तरीका क्या, वैज्ञानिक विधि क्या है इसकी? अवलोकन करना, परिकल्पना करना और प्रयोग करके सत्यापन करना। और जब आप सत्यापित हो जाए, यानी हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर उसका विश्लेषण करके उससे जो सफलता मिली है उसके परिणाम नोट करना और उसके लिए नई नींव बनाना। अब हमारा कर्तव्य क्या है? पृथ्वी की रक्षा करना और सहयोग के साथ नई खोज करना। यही विज्ञान का असली उद्देश्य है। अब हम कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे अपनी नोटबुक में 10 ऐसे सवाल आप लिख सकते हैं जो दुनिया के बारे में हैरान करते हैं, जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं। अपने पसंदीदा सवाल के लिए परिकल्पना बना सकते हैं कि ऐसा इसलिए हो सकता है। फिर इसको सिद्ध करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। याद रखना, कभी भी कोई भी सवाल छोटा नहीं होता, ना कभी गलत होता। आप ऐसा कभी अपने मन में हीन भावना ना लेकर आए। कभी एक्सपेरिमेंट में सफल ना भी हो तब भी कोई हीन भावना ना लेकर के आए। विज्ञान का आनंद ले, यह एक आनंददायक विषय है और अपनी जिज्ञासा को कभी कम ना होने। जब तक हमारे मन में जिज्ञासा बनी रहेगी तब तक हम सीखते रहेंगे। आप ही हमारे भविष्य के महान वैज्ञानिक। धन्यवाद। विज्ञान की इस अनूठी दुनिया में आपका स्वागत है और आप नई नई चीजें खोजते रहें